नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए कल अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.65% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद अनुमान से अधिक। कृषि क्षेत्र में 3.4% वृद्धि दर्ज हुई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के पहले चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 66 रन से हराया। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए कल अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। श्री मोदी इस दौरान अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वैक्सीन बनाए जाने की प्रक्रिया देखेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ऐसे समय में जब देश में कोविड संक्रमण से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री का ये दौरा और इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण होगी। इस दौरे से प्रधानमंत्री को देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन जल्दी लाने की तैयारियों और संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए बनाए गए रोडमैप को समझने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कल सबसे पहले अहमदाबाद के पास स्थित जायडस बायोटेक पार्क में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के कोविड वैक्सीन बनाने वाले संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां टीका बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जायडस के दवा संयंत्र में कोविड वैक्सीन ज़ायकोवी-डी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री बाद में पुणे जाएंगे और वहां सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाए जाने की प्रक्रिया देखेंगे। वो वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद इसके वितरण और आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार अंत में प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां वो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में कोविड वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये दवा कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर कोविड का टीका कोवैक्सीन बना रही है। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण आज से शुरू हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक इंटरनेशनल की वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। देश में 43,082 लोगों में संक्रमण के बाद कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 93,09,788 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल कोविड से 492 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,35,715 हो गई है। इस समय 4,55,555 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 87,18,517 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 93.65% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,31,000 कोविड जांच की गई। अब तक 13 करोड़ 70 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने योजनाबद्ध तरीके से जांच की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच से संक्रमित लोगों की शीघ्र पहचान, संगरोध और प्रभावकारी उपचार में मदद मिली है। इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। अधिक जांच से प्रतिदिन संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है, जो अब 4% से नीचे जा चुकी है। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 5 गुना अधिक जांच की जा रही है। कोविड के लिए इस वर्ष जनवरी तक केवल एक जांच केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में था। अब जांच केंद्रों की संख्या बढ़कर 2,151 हो गई है, जिनमें से 1,169 सरकारी और 982 निजी क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोविड की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज कामकाज बंद रखा गया और अगले शुक्रवार को भी काम बंद रहेगा।
कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर में और इजाफा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एक भी व्यक्ति की मौत इस बीमारी से होती है, वहां के जिलाधिकारियों से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से इन जिलों के चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों के साथ बातचीत करके बेहतर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य में इस समय कोरोना वायरस के 25,422 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 2,237 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 30 लोगों की जान इस जानलेवा वायरस की वजह से चली गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,730 सक्रिय कोविड मामले राजधानी लखनऊ में हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन या सप्ताहांत बंद करने की कोई योजना नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों के लिए कीमतें कम कर दी हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने त्योहारों के समय कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने के उद्देश्य से कोविड नमूनों की जांच के लिए संशोधित दरें लागू करने के आदेश दिए हैं। मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं से रैपिड एंटीजन जांच 679 रुपए में होगी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में 355 नए कोविड मामलों की पुष्टि की है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 317 लोग ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने वालों की दर 91.50% हो चुकी है। महाराष्ट्र में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से सड़क और ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी इन 4 राज्यों से विमानों से पहुंचने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के ताजा निर्देशों के अनुसार अब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से उतरने वाले यात्रियों को मुंबई में आने वाले हवाई जहाज में बैठने से पहले आरटी-पीसीआर जांच में निगेटिव पाए जाने की रिपोर्ट देनी होगी या मुंबई में दाखिल होने के बाद ये जांच करानी होगी। 25 नवंबर से जारी नए निर्देशों के अनुसार इस पर अमल किया जा रहा है और इन क्षेत्रों से आने वाले 200 से अधिक यात्रियों की जांच की गई है, जिसमें अभी तक एक भी यात्री पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसी तरह इन राज्यों से मुंबई में रेलवे से आने वाले यात्रियों की भी विभिन्न रेल स्थानकों पर जांच हो रही है और ताजा जानकारी के अनुसार 13,253 यात्रियों की जांच में 3 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह की जांच गोवा, गुजरात से सड़क मार्ग से जुड़ी सीमा के चेक पोस्ट पर जारी है। कुणाल शिंदे के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में आज कोविड-19 के जितने नए मामले सामने आए हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में आज 3,966 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 4,544 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय केरल में कोविड रोगियों की कुल संख्या 63,885 है। इस बीच आज महामारी से ग्रस्त 23 रोगियों ने दम तोड़ दिया, जिससे राज्य में अब तक मृतकों की कुल संख्या 2,171 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश पुलिस गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद के अथक प्रयास कर रही है। अवंतीपोरा पुलिस ने जरूरतमंद और बेघर-बार लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए सेफ्टी किट बांटे। इसके लिए अवंतीपोरा के पुलिस स्टेशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस ने सेफ्टी किट का वितरण किया। इस किट में फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीम वेपोराइजर्स, हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, हैंड वॉश और इस तरह की वस्तुएं शामिल थीं। नागालैंड में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,091 हो गई है। आज कोविड के 31 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एस पंगन्योफोम ने बताया कि 211 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में उपचार के बाद संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 9,699 हो चुकी है। कोविड से राजधानी कोहिमा में आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 के समय में सावधानियां बरतना जरूरी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से आंख और चेहरे को छूना खतरनाक है। मैं सभी देशवासियों को अपील करती हूँ कि अपने हाथ बार बार धोएं। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। और ये भी अत्यंत आवश्यक है कि अपने आंखों को, मुंह को और नाक को बार बार हाथ न लगाएं। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने आज कहा कि भारत का 2020-21 की दूसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद पहली तिमाही के मुकाबले काफी उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में 0.6% की विकास दर दर्ज की गई है। सेवा क्षेत्र में 4.4% और कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि हुई है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर सुधार की ओर अग्रसर है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान जुलाई से सितंबर की अवधि में 7.5% की कमी आई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन ऋणात्मक स्तर पर 7% गिर गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के 2020-21 की दूसरी तिमाही में 33.14 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में ये 35,84 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज विद्युत और खान मंत्रालयों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवों और इन मंत्रालयों के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष में उनके पूंजीगत खर्च की समीक्षा की गई। ये वित्त मंत्री की संबंधित संगठनों के साथ 5वीं बैठक थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तेज करना था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इन उपक्रमों का पूंजीगत खर्च देश के आर्थिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरक घटक है, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 75% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 100% लक्ष्य हासिल किए जा सकें। वित्त मंत्री ने मंत्रालयों के सचिवों से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनसुलझे मसलों का समाधान करने को भी कहा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आशा से अधिक रफ्तार से मंदी से उबरी है। हालांकि उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि कोविड-19 महामारी के बढ़ने के कारण आर्थिक मंदी का जोखिम बना हुआ है। वे कल भारतीय विदेशी मुद्रा विनियमन कारोबारियों के संगठन की वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन त्योहारों के बाद बाजार में मांग बढ़ने का सिलसिला जारी रहने और कोविड वैक्सीन से जुड़ी बाजार की अपेक्षाओं के आकलन पर निगरानी रखनी पड़ेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए कल अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.65% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद अनुमान से अधिक, कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि हुई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के पहले चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 66 रन से हराया। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी के लिए सुने हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सायं 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी देने वाले इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पोर्टल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। ये एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है, क्लाइमेट नॉलेज पोर्टल, जिसमें जितने भी भारत के क्लाइमेट एक्शंस है वो दिखेंगे। यानी क्लाइमेट प्रोफाइल क्या है भारत की, कितनी भूमि है, कैसी हवा है, कैसी परिस्थिति है, कैसी हमारी पॉलिसी है, एडेप्टेशन और मिटिगेशन, मात देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पेरिस में लक्ष्य रखे हैं वो क्या है, जब आगे आगे बढ़ता जाएगा तो वो भी उसमें होगा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऐसे जो समझौते होते हैं, सहयोग होता है, उसकी जानकारी होती जाएगी, सब इसमें दिखेगा। पेरिस समझौते के बाद उठाए गए कदमों के बारे में श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने 2020 से पहले के जलवायु संबंधी अपने लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि दुनिया के जिन देशों ने क्योतो प्रोटोकॉल के तहत अपनी वचनबद्धताएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें इसके लिए कदम उठाने चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान ने तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमारात की 2 दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री को कोविड महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों मोर्चे पर भारत के उपायों की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर आपसी सहयोग की समीक्षा की। दोनों विदेश मंत्रियों ने हाल के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की और विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। अबुधाबी में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान समुदाय की देखभाल करने में भारतीय संघों के काम की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड के बाद की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर सरकार पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारत नेपाल संबंधों में नई प्रगति हुई है। काठमांडू में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में विदेश सचिव ने कहा कि भारत की पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की नीति में नेपाल का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास और आधुनिकीकरण नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के विकास और आधुनिकीकरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और उनके बिना अधूरा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र और नेपाल का समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल का लक्ष्य एक दूसरे के समतुल्य हैं। श्री श्रृंगला ने कहा कि भारत नेपाल सीमा के आर पार संपर्क की सुविधा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये परियोजनाएं लाखों लोगों की क्षमताओं को उजागर करती हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। केरल में कलाडी में आदि शंकराचार्य डिजिटल अकादमी का शुभारंभ करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ज्ञान पर आधारित सूचना सबसे महत्वपूर्ण है और जो कोई सूचनाओं तक जल्द पहुंच सकता है वही इनका फायदा उठाता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप ने स्कूलों को बंद कर दिया है, जिससे लाखों की संख्या में विद्यार्थी स्कूलों में अपनी कक्षाओं से वंचित हो गए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज विश्व समुदाय ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इस तरह की चुनौती से निपटने के प्रयास कर रहा है। श्री नायडू ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप से पहले भी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग रफ्तार पकड़ने लगा था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में शिक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में अरबों रुपए का निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उद्यमियों के लिए भी अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा कक्षाओं की जीवंतता और व्यक्तिगत संपर्क की भरपाई नहीं हो सकती। स्कूलों में शिक्षकों के साथ सीधे संवाद पर आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूल जाने से विद्यार्थियों को समाजीकरण का अवसर प्राप्त होता है और वे अनुशासन तथा जीवन मूल्यों का पाठ भी सीखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के पहले चरण के चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में जम्मू संभाग में 18 और कश्मीर संभाग में 25 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कहा कि चुनाव 8 चरणों में होंगे।
20 जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनी जाएंगी और इन जिलों में जहां पंचायत के सरपंच की वैकेंसीज हैं और पंच कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वैकेंसीज हैं उनके लिए पंच चुने जाएंगे। ये सारी इलेक्शन 8 फेजेज में हो रही है। पहला फेज उसकी पोलिंग होगी 28 नवंबर को, तो बाकी फेजेज उसके बाद में है। लास्ट फेज जो है वो 19 दिसंबर को है। इन सभी 8 फेजेज के लिए जो इलेक्शन अरेंजमेंट है वो सारे हमारे जो इलेक्शन स्टाफ है, डीसीज जिनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, वो इसके इंतजाम कर चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 8 चरण की जिला विकास परिषद चुनावों का पहला चरण कल से आरंभ हो रहा है। प्रदेश में कुल 43 जिला विकास परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा, जिसमें से 25 निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर घाटी से और शेष 18 निर्वाचन क्षेत्र जम्मू संभाग से होंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में 2644 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री के शर्मा ने जम्मू और उधमपुर में कश्मीरी विस्थापितों के लिए विशेष मतदान केंद्र स्थापित कराने के निर्देश दिए हैं ताकि वे मताधिकार का उपयोग कर सकें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि मतदाताओं को मताधिकार प्रयोग करने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 20% है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वर्तमान में नीमच में 130 मेगावाट, मंदसौर में 250 मेगावाट और रीवा में 750 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आगर, शाजापुर, नीमच और छतरपुर में 3600 मेगावाट क्षमता के सोलर एनर्जी पार्क लगाने की मंजूरी दी है, जिन पर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र की मदद से ओंकारेश्वर में एक तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के मुरैना, सागर, दमोह और रतलाम जिलों में 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने किसान नेताओं से बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि संबंधी नए कानून समय की मांग थे और इनसे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। पंजाब में कुछ भ्रम है तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों का संग्रह जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग द्वारा पीएम ई विद्या, प्रज्ञाता दिशा निर्देश, मनोदर्पण, वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि इन पहलों ने महामारी के प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और ब्रिटेन ने कोविड तथा ब्रेक्जिट के बाद के समय में आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड वैक्सीन विकसित करने के संबंध में भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण सहयोग की भी समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत तथा ब्रिटेन के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। सोशल और डिजिटल मीडिया की कुछ साइटों पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने इस दावे को फर्जी करार दिया है और सूचित किया है कि इस तरह के कोई नियम मौजूद नहीं हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मद्रास उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक के साथ विलय के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके कामकाज पर 1 महीने की रोक लगा दी थी। रिजर्व बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के विलय की योजना आज से लागू हो गई है। इससे लक्ष्मी विलास बैंक के खातेदारों पर लेन-देन पर लगी रोक हट गई है और अब बैंक की 563 शाखाएं और उसका एटीएम नेटवर्क डीबीएस बैंक के अंतर्गत काम करने लगा है। बैंक के विलय के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने रिजर्व बैंक के निर्णय में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, लेकिन न्यायालय ने डीबीएस बैंक के प्रबंधन से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 66 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 308 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या ने 90 और शिखर धवन ने 74 रन की पारी खेली। दूसरा एक दिवसीय मैच 29 नवंबर को और तीसरा 2 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र का दुर्लभ नागार्जुन बेशा आज पुरी के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। यह अनुष्ठान लगभग 26 वर्षों के अंतराल के बाद होता है, जिसमें भगवान को योद्धा की वेशभूषा में दिखाया जाता है। इस वर्ष कोविड महामारी के मद्देनजर भक्तों की उपस्थिति के बिना ही ये अनुष्ठान किया गया। इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र 16 प्रकार के पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ सुनहरी पोशाक में दिखाए जाते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने के आसार हैं। इसके 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की आशंका है। 2 दिसंबर को इसके तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराने की संभावना है। तमिलनाडु में चक्रवात निवार के बाद जानमाल के नुकसान की खबरें मिल रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में इसकी तीव्रता कम थी। खबरों में कहा गया है कि राज्य में बाढ़, बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। चक्रवात से मूंगफली और साबूदाना की फसलों के अलावा लगभग 1600 हेक्टेयर धान को नुकसान पहुंचा है। चेन्नई में कुछ स्थानों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसे निकालने के प्रयास जारी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए कल अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.65% हुई।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद अनुमान से अधिक, कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि दर्ज हुई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले जिला विकास परिषद के पहले चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। और क्रिकेट में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 66 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।